ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। वैसे इस डेरिवेशन को हम पहले भी कर चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसी डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत जो हमारा चौथा वीडियो है वो इसी पर आधारित है। वहाँ भी हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, लेकिन तब हमने वहाँ पर अप्लाई किया था कूलाम का नियम, यानी वहाँ जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजुकल टू निकल के आई थी हमारी E इजुकल टू KQ/R², इसको निकाला था हमने कूलाम के नियम से। लेकिन आज उन्होंने हमारे सामने एक कंडीशन लगा दी है कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण निकालिए, लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से या गॉस के नियम की सहायता से उसको निकालें। ये क्वेश्चन दो तरह से होता है, ये जो डेरिवेशन है उसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कूलाम के नियम से और दूसरा गॉस के नियम से। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए, तो फिर आप फ्री हैं, चाहे कूलाम के नियम से कर दें चाहे गॉस के नियम से करें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब हो जाती है, वो हमारे सामने कंडीशन रख देते हैं कि गॉस के नियम की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो फिर हमारे सामने मजबूरी हो जाती है कि हम गॉस के नियम को अप्लाई करें और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालें। तो डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हमारा ये 10वां डेरिवेशन है। तो जैसा कि देखें, हमने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे इस डेरिवेशन को हम पहले भी कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जो डेरिवेशन सीरीज है उसमें जो डेरिवेशन नंबर 4 है हमारा, ये 10वां है, तो डेरिवेशन नंबर जो 4 है उसमें भी हमने इसी को निकाला है, लेकिन वहाँ हमने निकाला है कूलाम के नियम से। आज हमारे सामने जो कंडीशन है वो हम पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, यानी गॉस के नियम का आप यूज करके किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालें। तो जब कंडीशन लगाई है तो हमें निकालना पड़ेगी। देखें इधर, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कोई एक बिंदु आवेश माना है। तो माना हमारे सामने कोई एक बिंदु आवेश Q है। डायग्राम इसका वही है जो गॉस की प्रमेय में हमने कल बनाया था। तो देखिए हमारा बिंदु आवेश स्मॉल q है, प्लस का माना हमने धनात्मक आवेश लिया है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया P। एक बिंदु क्या मान लिया? P। इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस Q आवेश के कारण बनेगी, उस तीव्रता को मान लिया हमने E, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग मानते E, और ये सदिश राशि है। तो यानी इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में हमें इसी E को बताना है। तो हेडिंग हमारी ये कह रही है, हमारा जो टारगेट है वो E को निकालना है, मतलब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस बिंदु आवेश के कारण। बड़ा आसान है, ये बिंदु आवेश Q है, इस Q आवेश की वजह से इस P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र या कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, हमें उसी को निकालना है। और वो भी किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से या गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो जो गॉस की प्रमेय है वो हम इसमें लगाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को निकालेंगे। हमारा काम E को निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब गॉस की प्रमेय तो हम तब लगाते हैं, ये जो आवेश है हमारा वो परिबद्ध होना चाहिए, किसी ऐसी आकृति के अंतर्गत घिरा हुआ होना चाहिए जिसके पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को पता हो। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ किया था, सेम डायग्राम इसका वही है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस Q आवेश को घेरने के लिए इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के गोले की कल्पना कर लेंगे इस तरह का। यानी हमने क्या मान लिया है, इस Q आवेश के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है ये। अब आप देख सकते हैं जो हमारा Q आवेश है वो इस गोले के अंदर घिर गया है, परिबद्ध हो गया है, इससे वो घिर चुका है। और इस गोले को हम गॉस के नाम पर कह देते हैं गॉसियन गोला। क्या बोल देते हैं? गॉसियन गोला। अब आप ये देखिए, इस गोले के पृष्ठ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया A, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल A इक्वल टू मेरा सूत्र होता है 4πr²। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें, हमारा Q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र E बताना है, वो भी गॉस के नियम की सहायता से।
अब गॉस का नियम तो हम तब लगा पाएंगे जब ये आवेश किसी क्षेत्रफल या किसी आकृति के अंदर घिरा हुआ होना चाहिए। तो हमने क्या माना है, इस आवेश को घेरने के लिए इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन गोले की कल्पना कर ली, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरा होता है 4πr²। अब यहाँ पर ये देखें, जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, इसकी वजह से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो तो हम आगे अभी पढ़ेंगे, निकल के आएगी वो। लेकिन हम यहाँ पर ये जानते हैं, धनात्मक आवेश की वजह से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र E होगा उसकी दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। तो कहने का मतलब उसका परिमाण कितना होगा, उसका सूत्र कितना होगा वो तो हमारा निकल के आएगा, लेकिन इसकी दिशा का निर्धारण हम यहीं से अभी कर सकते हैं। ये हमारा प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। यानी इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है इसकी दिशा इधर होगी, धनात्मक आवेश से दूर होती है। यहीं पर अगर ऋणात्मक आवेश होता तो ऋणात्मक की ओर होती है, फिर मतलब डायरेक्शन इधर होती है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। धनात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर की तरफ होती है। तो Q आवेश की वजह से बिंदु P पर तीव्रता जो E है उसकी दिशा इस दिशा में होगी, इधर की ओर। अब देखें हमने क्या किया है, जैसे गॉस थ्योरम में किया था उसी आधार पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस गोले का छोटा सा भाग ले रहे हैं। इन पूरे गोले का क्षेत्रफल है हमारा A, इस पूरे से गोले का भाग न लेकर हम इतने छोटे से खंड को ले रहे हैं। इस सूक्ष्म खंड का जो क्षेत्रफल है उसको नाम दिया है dA। क्या नाम दिया है? dA। यानी ये पूरे गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल है हमारा A, और उस पूरे गोले का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा खंड जिसका क्षेत्रफल है हमारा dA। T मतलब डिफरेंशिएशन, A मतलब उसका एरिया। सूक्ष्म भाग का, इतने सूक्ष्म भाग का जो क्षेत्रफल है वो मेरा dA है। अब यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा, जो एरिया वेक्टर होता है, वो हमेशा तल के लंबवत होता है। तो कहने का मतलब ये हमारा जो dA है, जो इसको क्षेत्रफल सदिश, यानी इस केस में जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो तल के लंबवत होगी। यानी ये तल है, इसके लंबवत इधर की ओर होगी। तो यानी ये जो dA वेक्टर है, जिसको हम कह रहे हैं एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश, वो भी इसी दिशा में होगा जिधर E है। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने दो वेक्टर हो गए, एक है हमारा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और दूसरा है क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर। दोनों की दिशा इस कंडीशन में एक ही ओर है, यानी E वेक्टर भी इधर है और dA वेक्टर, जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत बनता है। कैसा बनता है? लंबवत। तो यानी 90 डिग्री होने की वजह से ये लंबवत बन रहा है। तो इस केस में dA वेक्टर जो हमारा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर है वो भी इधर है, और इत्तेफाक से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम निकालना चाह रहे हैं वो भी उधर है। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इस केस में dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जो कोण बनेगा थीटा = वो हमारा बनेगा 0 डिग्री। आप खुद समझ सकते हैं, E वेक्टर भी उधर है और dA वेक्टर भी उधर है। तो इस केस में dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जो कोण बन रहा है वो 0 है। देखिए हमने इस थ्योरी को थोड़ा यहाँ पर लिखा है, मैंने जो माना वही मैंने थोड़ा लिख दिया है। माना प्लस क्यू आवेश ये है, मैंने प्लस क्यू बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है वो लिखा है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब हमने अपनी तरफ से और इसमें कुछ रचना की है। रचना ये की है, इस क्यू आवेश को घेरने के लिए हमने इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के गॉसियन गोले की कल्पना कर ली। गॉसियन गोले की कल्पना कर ली। इस बात को हम और लिख रहे हैं, फिर हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को निकाल लेंगे। तो चलिए हम इस बात को लिख दे रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश के चारों ओर, माना प्लस क्यू आवेश के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के एक गॉसियन गोले की कल्पना की। गॉस के नाम पर इस गोले को हम गॉसियन गोला कह देते हैं। गॉसियन गोले की कल्पना की, यानी ये गोला मान लिया है, गॉस के नाम पर हम उसी को बोल देते हैं गॉसियन गोला, उन्हीं के सम्मान में गॉसियन गोले की कल्पना की। बस इस डायग्राम के बारे में हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाएंगे और जो हमारा टारगेट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E, इसको निकालेंगे।
देखें करते हैं, समाकलन विधि से करेंगे इसको। जिस तरह से गॉस थ्योरम की है सेम वही बेस है पूरा। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। पहले हमने गॉस की प्रमेय उसमें निकाली थी, प्रूफ किया था उसको, लेकिन आज हमारे सामने ये ऑप्शन है कि आप गॉस की प्रमेय लगाइए और ई को बताइए। तो हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, उसी का अनुप्रयोग है। इसलिए गॉस की प्रमेय से ये कंडीशन है कि उन्होंने कह दिया है कि आप गॉस की प्रमेय की सहायता से तीव्रता निकालिए, तो निकालेंगे गॉस की प्रमेय से। तो देखिए गॉस की प्रमेय हम लोगों ने कल पढ़ी थी। गॉस की प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, वो अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है, अंदर जो हमारा आवेश रखा है वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। क्यू वो आवेश है और फाई ई है हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग जानते हैं फाई ई जो होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ थोड़ा आपको बता दूं। किसी दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अब डी ए हमारा ये क्षेत्रफल सदिश है और ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो हमें फ्लक्स मिल जाता है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई इक्वल टू, ये क्षेत्रफल के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं तो इसको बोल देते हैं सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स की जगह फ्लक्स का फॉर्मूला LHS में हम लगा देंगे, यानी फाई ई को हम लोग लिख सकते हैं समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो देखिए इसको लिख दिया हमने, फाई ई को रिप्लेस करके उसकी वैल्यू लगा दी है, उसका सूत्र लगा दिया है समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू, और RHS में नो चेंज है, जो चल रहा है वो चल रहा है, Q/ε0। अब देखिए हम लोग वेक्टर से एक फॉर्मूला और जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। उसी आधार पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये इस जैसा है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर मेरा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्यों हो जाएगा? जब ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है तो ई डॉट डी ए डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे वेक्टर का, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का सूत्र बचेगा ओनली मेरा ई डी ए कॉस थीटा और इक्वल टू RHS में चल रहा है Q/ε0। थीटा जो है वो हमारा कोण है ई और डी ए के बीच का। अब देखिए ई और डी ए के बीच में जो कोण बन रहा है दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से कितना है हमारा 0। तो यहाँ पर कोण का मान हम 0 पुट करेंगे। तो लगा रहे हैं, देखें क्या आ रहा है, समाकलन ई डी ए और यहाँ पर कोण का मान 0 है तो यहाँ लगा दिया cos 0 और इक्वल टू ये चल रहा है मेरा Q/ε0। और त्रिकोणमितीय टेबल से हम लोग जानते हैं cos 0 की जो वैल्यू होती है वो मेरी होती है 1। तो cos 0 की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी ए cos 0 की वैल्यू है 1 और इक्वल टू Q/ε0। अब हम जब 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा इतना ही पद बचेगा, ये 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पर, ई डी ए और इक्वल टू मेरा आ गया Q/ε0। अब देखिए जो ई है वो है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए है इस क्षेत्रफल का सूक्ष्म खंड या सूक्ष्म अवयव, छोटा सा भाग। अब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो हमारी ई है, ये ई जो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये नियत है। वो कैसे नियत है उसको आप यहाँ देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो हमारी नियत होगी। कितनी होगी वो एक अलग बात है, नियत इसलिए होगी, बिंदु P आप यहाँ मान लें, चाहे यहाँ मान लें, चाहे यहाँ मान लें, चाहे यहाँ मान लें, चाहे यहाँ मान लें, बिंदु P की दूरी सारी बराबर होंगी। जब तीव्रता डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर और आवेश पर। देखिए Q आवेश सबके लिए समान होगा और गोले की सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो बिंदु P चाहे आप यहाँ माने तब भी त्रिज्या R होगी, चाहे यहाँ माने तब भी त्रिज्या R होगी, चाहे यहाँ माने, यानी इस गॉसियन गोले के किसी भी पृष्ठ पर आप मान लें बिंदु P को, तो उस केस में जो E का मान निकलेगा वो हमारा कांस्टेंट ही निकलेगा, एक जैसा ही निकलेगा। तो यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं जो E है हमारा वो कांस्टेंट है, नियत है। देखिए Q सबके लिए समान है,
त्रिज्या गोले की सबके लिए बराबर होगी, तो हर हाल में ई का मान निकलेगा हमेशा एक जैसा ही निकलेगा। जो भी निकलेगा त्रिज्या आर के लिए सभी गोले की त्रिज्या बराबर होंगी, तो ई यहाँ पर एक समान है, मतलब कांस्टेंट है। और ये समाकलन का रूल है, जो पद हमारा कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, उसको हम समाकलन से पहले लिख लेते हैं। तो इसके बाद 2 लाइन और हैं बस। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, सुने, इस पद के बाद आप उधर पहुंचेंगे। तो हमने क्या किया, ई को समाकलन से पहले ई को समाकलन से बाहर कर दिया है। समाकलन यहाँ बचा हुआ मेरा डी ए। देखिए यहाँ पर इस ई को हमने पहले लिख दिया है, यहाँ पर रह गया समाकलन डी ए। और आर एच एस में तो नो चेंज है, जो चल रहा है वो चल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या बचा है, ये बचा मेरा ई इंटू, देखें यहाँ पर गौर करें, ये समाकलन है, ये अवकलन है। तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब कोई चीज़ अगर व्युत्क्रमानुपाती में है तो एक दूसरे को खत्म कर देती है। तो कहने का मतलब समाकलन से अवकलन खत्म हो जाएगा, तो समाकलन डी ए का जो समाकलन होगा वो ओनली ए रह जाएगा। यहाँ पर समाकलन डी एक्स होता तो समाकलन ओनली एक्स रह जाता, समाकलन डी वाई होता तो समाकलन ओनली वाई रह जाता समाकलन उसका। ये समाकलन है, ये अवकलन, ये एक दूसरे को इन्वर्स होते हैं, तो इस वजह से ये खत्म हो जाएगा, यानी इस डी ए का समाकलन ओनली बचेगा ए। तो मैंने यहाँ पर रख दिया ए। आगे क्या चल रहा है मेरा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गौर करें, ई को तो हमें निकालना ही है, तो ई तो हम निकालेंगे, ई इंटू ए। ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ए है हमारे इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए का सूत्र हमारा कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और इक्वल टू जो इधर चल रहा है वो चल ही रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये टर्म हमारा गुणा में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा उधर। तो देखिए क्या बचा हमारा, ई इक्वल टू, यहाँ लिखा है मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो लिखा ही है। हमने क्या किया है, इस टर्म को 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर, ये गुणा में है तो ये इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गौर करें, इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग ये कर रहे हैं, ई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिखा 1 अपॉन 1, तो गुणा किसी के साथ करके लिख सकते हैं। इसको मैंने 4 पाई को पहले लिख दिया, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ कर रहे हैं। कहने का मतलब इन दो को और इसको एक साथ लिख रहे हैं। वो क्यों लिख रहे हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, गुणा में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं पदों को, 4 पाई को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो यहाँ लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए अंश में जो लिखा है वो मेरा है क्यू, और हर में जो इधर बच गया है वो है हमारा आर स्क्वायर। देखिए हमने कुछ नहीं किया, क्यू की जगह पाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ है, 4 पाई इधर कर दिया, आर स्क्वायर अपनी जगह। हमने सिर्फ ये किया है 4 पाई को रख दिया एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो ये बन गया मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र होता है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्या होती है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और एक चीज़, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक को हम दर्शाते हैं स्मॉल k से, तो k इक्वल टू जो मेरा होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसकी जगह, इस पूरे की जगह k लगा सकते हैं, तो एक नया फॉर्म हमारी इसकी आ जाती है, E इक्वल टू इसकी जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मेरा आ गया k, कूलाम नियतांक है ये, और इधर चल रहा है मेरा Q अपॉन क्या है आर स्क्वायर। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू मेरी आ गई k Q अपॉन आर स्क्वायर। k यहाँ पर कूलाम नियतांक है, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूमेरिकल में लगाते हैं। Q वो आवेश है, R वो दूरी है, यानी हम कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं। तो देखा आपने, हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। पहले हमने निकाली थी कूलाम के नियम से, तब भी कितनी आई थी, E इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। आज उनकी कंडीशन के हिसाब से हमने लगाया गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, तब भी कितनी आई, E इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और ऐसे ही मज़ेदार डेरिवेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर बने रहिए। नमस्कार।